ठीक है, तो ये टच नहीं हो रही। ये क्यों बात हमारे पास आएगा फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उसको पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोलाइट समझ लेते हैं। तो पहले आपने बताना है कि आपने डिफरेंसेस बताने के इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में फर्क क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं? द सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। ठीक है, वो सब्सटेंस जो एक्वस और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। अब एक्वस और मोल्टन को अगर हम मिला के पढ़े तो एक्वस और मोल्टन क्या होता है? लिक्विड स्टेट को कहते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें कि एक्वस सॉल्यूशन की, तो एक्वस किसको कहते हैं? वो सॉल्यूशन जिसमें पानी मिला हुआ हो। ठीक, पानी मिला हुआ सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। अगर आपने नमक में पानी ऐड किया, ठीक है, उसको एक सॉल्यूशन बना लिया, पानी मिला हुआ सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। और मोल्टन किसे कहते हैं? हर वो इसको आप पिघला देते हो, यानी कि आप किसी को हीट दो, ठीक, और उसके बाद ये क्या होगा? मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया, वो जो कोई भी चीज थी वो खुद मेल्ट हुई। मेल्ट होने के बाद हमारे पास क्या आ गया? मोल्टन स्टेट आ गई। और दोनों ही स्टेट क्या है? लिक्विड को कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि भाई लिक्विड स्टेट में करंट को पास करे वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। और लिक्विड में चाहे वो एक्वस सॉल्यूशन हो चाहे वो मोल्टन स्टेट हो। ठीक है, एक्वस से मुराद जिसमें पानी मिला हुआ हो, मोल्टन से मीन्स जिसको हमने पिघला दिया, हीट दी। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइट समझ आ गया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा? हर वो सब्सटेंस, अगेन नोट आ जाएगा, सेम डेफिनेशन रहेगी कि वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी या करंट को पास ना करे। ठीक है, तो वो क्या करता है कि नॉट कंडक्ट ना, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएगा। ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आती हैं, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये घर में जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं, कॉमन सॉल्ट जो होता है, टेबल सॉल्ट, उसे कहते हैं। अगर किसी पानी के अंदर नमक मिला हुआ पानी है तो वो जो है इलेक्ट्रोलाइट्स है, उससे करंट पास हो सकता है। इसी तरह से HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इससे करंट पास हो सकता है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे करंट पास हो सकता है। ये वो सारी चीजें जिनसे करंट फ्लो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इस तरह से करो, आप एक जार लें, ठीक है, एक बीकर लें, और इसके अंदर आप नमक डाल दो, पैकेट पूरा, ठीक है, सॉलिड स्टेट में जो नमक है वो आपने डाल दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर आप 2 वायर्स डालो और उस वायर को आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है, और बल्ब लगा दो, तो ये बल्ब जलेगा? जलेगा नहीं जलेगा? जलेगा। ठीक है, क्यों जलेगा? क्योंकि इसमें करंट पास हो रहा है। ठीक है, और क्यों नहीं जलेगा? जिनका आंसर था नहीं। वेरी गुड, अच्छी बात है बेटा, जो भी आंसर है आप खड़े हो कॉन्फिडेंटली। देखो, कोई परफेक्ट नहीं होता, आपको जो आंसर सही लगता है आप बता सकते हो। ठीक है, गलत हो सही हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना कॉन्फिडेंस हो आप आंसर दे सको। बात है, मुनीब आपका आंसर ठीक था, लॉजिक नहीं पता लेकिन आंसर ठीक था। इससे करंट पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, हमने पढ़ा कि NaCl तो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और इससे करंट पास होता है, लेकिन इससे करंट क्यों नहीं पास होगा? आधी अधूरी बात। अगेन हमने ये भी पढ़ा कि मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में करंट पास होगा। अगर आप नमक को ऐसे ही डाल दो और उसमें आप वायर डालो तो करंट पास नहीं होगा। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम इसको वाटर दें, ठीक है, इसमें इसको एक्वस सॉल्यूशन बना दें, तब ये इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाएगा, तब इससे करंट पास होगा, या फिर हम इसे हीट दें। ठीक है, तो हीट देंगे, क्या हो जाएगा? ये मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, तब भी ये इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाएगा और इससे करंट पास होगा। ठीक, तो अगेन इलेक्ट्रोलाइट्स करंट को फ्लो करते हैं, लेकिन कब, किस स्टेट में? एक्वस या मोल्टन स्टेट में। ठीक, अब हमारे पास इसी तरह हमने एग्जांपल ली भी, हमने यहाँ पर बनाई भी है कुछ चीजें। हमने सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन लिया है, और हम इससे देखेंगे कि वाकई में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं होती। ठीक है, केमिस्ट्री हमने पढ़ाई थी डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि हम बगैर इलेक्ट्रिसिटी को यूज किए, बिजली ये हमारे पास, हमने कहीं से इसको कनेक्शन नहीं किया, और उसके बगैर यूज किए हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को यूज किए बगैर करंट को जनरेट करते हैं। ठीक, इसी तरह से आप यहाँ पर देखो, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो बल्ब ब्लो कर रहा है, हमने यहाँ पर किसी प्लग के साथ नहीं कनेक्ट किया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये बैटरी के साथ कनेक्ट है। ठीक, और इस सेल के साथ या इस बैटरी के साथ, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर नहीं, इसके अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी इसके अंदर मौजूद है, और केमिकल एनर्जी को ये क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं।
ये तो हमने पढ़ी थी जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है कि अगर ये फ्लो हो रहा है करंट पूरा का पूरा, एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ठीक, तो इसका मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर ये दोनों वायर्स डालेंगे तो वो तब भी सर्किट कंप्लीट होगा और करंट को फ्लो होना चाहिए, करंट पास होना चाहिए। ठीक, तो हमने अभी देखा कि NaCl जो है वो जो है इलेक्ट्रोलाइट्स है, लेकिन वो किस स्टेट में, या तो एक्वस हो या फिर मोल्टेन हो। हमने ये एक्वस स्टेट में लिया है, ये सॉल्ट हाफ, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन है, ये सॉल्ट है, नमक का पानी। तो इसके अंदर अगर हम ये वायर्स डालें तो इसे भी जलना चाहिए, तो ये जलेगा, ये जल रही है, ठीक है, नहीं नहीं ये दूर है, ठीक है, तो ये टच नहीं हो रही, ये क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये जो इसके अंदर से करंट पास होता है। नहीं तो बैटरी के बगैर तो नहीं होगा ना, बगैर बैटरी के तो नहीं होगा। लेकिन अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो इस फ्लो को जो है रुकने नहीं देते, यानी कि इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, सही, तो इसमें से करंट पास हो रहा है, तो इसकी एग्जांपल हमें हो गई ये, सिंपली हमने देख लिया कि इसमें से करंट पास हो रहा है, ये दोनों दूर है। अब इसको इस तरह से करो तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल है, ठीक है, कि करंट फ्लो कर रहा है। ये हम आगे पढ़ेंगे, यही चीज, ये जो आगे बबल्स बन रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में हम पढ़ेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये मैं अभी समझाऊंगी। अच्छा, अब इसके बाद शुगर सॉल्यूशन है, ये हमारा शुगर सॉल्यूशन है। अच्छा, शुगर सॉल्यूशन जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, उससे जो है करंट फ्लो नहीं होता। अब यही जब हम इसमें डाल रहे हैं शुगर सॉल्यूशन में नहीं हो रहा, ठीक। इसके बाद पेट्रोल जो है, पेट्रोल भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, इससे भी करंट पास नहीं होता। तो अगर हम पेट्रोल में डालेंगे ना ये वायर्स, तो ये नहीं जल रहा। टच करोगे तो फिर तो वो सर्किट कंप्लीट हो रहा है ना, तो बगैर टच किए ये नहीं चलेगा। तो टच करने का क्या फायदा? और अगेन फिर हमने इसको इसी तरह से इसमें डाला, ठीक है, तो नमक वाले सॉल्यूशन में डाला तो ये लाइट जल रही है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, और ये हम एटम बम बन रहा है, अंदर धुआं निकल रहा है। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट? ठीक है, ओके, सिट डाउन ऑल ऑफ यू। अच्छा, अभी इधर देखो बेटा, नहीं, देखो ये बल्ब जलता कब है? जब आपका सर्किट कंप्लीट हो। ये लाइट है ना, ये करंट फ्लो हो रहा है, ये फ्लो होता आ रहा है, ये पूरा सर्किट कंप्लीट है, तो ये जल रहा है। जब मैंने इसके अंदर डाली, एक जार के अंदर जब मैंने बीकर में डाली ना, तो ये करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट कंप्लीट है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगी ना तो सर्किट कंप्लीट तो नहीं है, तो यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रुक गया, जिसकी वजह से बल्ब नहीं जलेगा। हम करके भी देख लेते हैं। अब ये भी जो हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास ये इसी का सॉल्यूशन है ना, दोनों सोडियम क्लोराइड। अगर हम इसको इसमें डाल के देखें, एक वायर को इसमें डालें, एक में नहीं जल रहा। क्यों नहीं जल रहा? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। इसमें क्या है? सर्किट कंप्लीट है, फ्लो हो रहा है पूरा, तो इस वजह से नहीं। वो कह रही कि मिस, अगर हम इसको इस तरह करें कि एक वायर एक में डालें, दूसरी वायर दूसरे में डालें, और दोनों में सोडियम क्लोराइड हो, तो ये फ्लो होगा, बल्ब जलेगा, करंट फ्लो होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रिसिटी, ये बल्ब तब चलेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा। जब यहाँ पर बीच में ये बल्ब यूं क्यों नहीं जल रहा? क्योंकि बीच में गैप आ गया, सर्किट कंप्लीट नहीं है, करंट फ्लो नहीं हो रहा। और इस तरह भी करंट फ्लो नहीं होगा, बीच में गैप आ गया, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। अब जब हम इसी के अंदर डाल दें या इसमें दोनों डाल दें तो जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हुआ है। दोनों सोडियम क्लोराइड ही है। तो अभी हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बट किस फॉर्म में? एक्वस या मोल्टन स्टेट में। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल में पेट्रोल है, हमने पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी पास की, नहीं हुई, बल्ब नहीं जला। शुगर सॉल्यूशन से भी हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, नहीं जला बल्ब। उसके बाद बेंजीन भी एग्जांपल है इसकी। अच्छा, बेंजीन किसे कहते हैं? ये होता है, ये बेसिकली क्या होता है? कार्सिनोजेनिक है, ठीक है। ये क्या करता है? कैंसर कॉज करता है, ठीक है। तो इसको इसलिए लैब में ज्यादा रखा नहीं जाता कि इसके फ्यूज कोई सूंघ ना ले स्टूडेंट, और इसके फ्यूज वगैरह जो होते हैं वो कैंसर कॉज करते हैं।
तो बाकी सब हमने देख लिया कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स ये अगेन ये एक्वा सोल्यूशन है ना, लिक्विड स्टेट में थे, पेट्रोल लिक्विड स्टेट में, लेकिन इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। और पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसका हमने अभी एग्जांपल भी दी कि अगर पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी पास होती तो पेट्रोल में एक होता है, बाइक पे जब आप किक करते हो तो स्पार्क जलती है और वो स्पार्क जो है पेट्रोल पे लगती है और पेट्रोल फिर जलता है, ठीक है, पेट्रोल जलता है। अगर पेट्रोल इलेक्ट्रोलाइट्स होता तो जब जब आप उस पर किक करते बाइक में तो आपको करंट लगता। और क्यों करंट लगता? क्योंकि वो स्पार्क जो है, और वो क्या होती है, बेसिकली करंट होती है ना, तो वो क्या होती है, पेट्रोल में लगती है वो स्पार्क, और पेट्रोल से इंजन की पूरी बॉडी में करंट आता और आपको करंट लगता। तो पेट्रोल इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। अगर पेट्रोल इलेक्ट्रोलाइट्स होता तो हर बार किक करने पर हम करंट लगता। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ तक? वो एक अलग चीज है ना, एक किक पर बाइक स्टार्ट नहीं होती तो फिर वो अपने मैकेनिक को दिखाओ। हमने ये नहीं, हम ये हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक बेसिकली है कि पेट्रोल नॉन इलेक्ट्रोलाइट से अगर इलेक्ट्रोलाइट्स होता तो किक करने पर आपको करंट लगता। क्यों? क्योंकि वो जो स्पार्क जलती है। अब हम पढ़ेंगे फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के इलेक्ट्रोलाइसिस के जो है वो होता क्या है, किस तरह से होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस के दो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, और ये दोनों के दोनों किसने जो है दिए हैं, ये माइकल फ्राडे, ठीक है। माइकल फ्राडे ने जो है साइंटिस्ट है जिन्होंने ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दोनों जो है प्रेजेंट किए थे, पेश किए थे, तो माइकल फ्राडे। अच्छा, माइकल फ्राडे ने सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं बल्कि फिजिक्स में भी बहुत काम किया है, तो ये फिजिशियन भी हैं और केमिस्ट भी हैं। जो हम जनरेटर हम यूज हमारे घरों में होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इन्हीं की इन्वेंशन है, तो इन्होंने वो इन्वेंट किया है, ठीक। सो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या कहते हैं माइकल फ्राडे। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जैसे माहिन ने पूछा कि मिस ये इलेक्ट्रोलाइसिस ही है या फिर इलेक्ट्रोलाइट से। हमने इससे पहले पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। अब यहाँ पर है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइट्स उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके, ठीक है, कंडक्ट कर सके। और इलेक्ट्रोलाइसिस ये पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है अभी हम इसको समझ लेंगे। ठीक है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड के एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कह रहे कि फर्स्ट फ्राडे के फर्स्ट लॉ के मुताबिक कि जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट किसको कहते हैं, डिपॉजिट कहते हैं अक्यूमुलेट को, यानी कि जमा करने को, और लिबरेट कहते हैं डिस्चार्ज करने को, बाहर निकलने को। कह रहे कि जितना सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन तो पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज बढ़ेगी या कम होगी ये किस पर डिपेंड करती है, करंट पर। जितना आप करंट पास करोगे उतनी चीज डिपॉजिट और लिबरेट होगी। इसको समझने के लिए पहले इस डायग्राम पे आ जाते हैं। इस डायग्राम से हम पहले समझ लेते हैं ये है क्या, ठीक है। अच्छा, अब ओके, क्लास स्टॉप राइटिंग। ये है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, जैसे हमने बीकर ले लिया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसके अंदर दो आपने रोड्स डाल दिए, जो है आयरन रोड डाल दिए, और उसको तार के साथ कनेक्ट किया, तार के साथ जोड़ा और सेल लगा दिया, ठीक है। सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हमने क्या किया, सेल के साथ जोड़ दिया। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसका कहते हैं कैथोड, ठीक है। जो पॉजिटिव होता है वो क्या है, एनोड है, ठीक। तो एक पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ हमने इसे लगा दिया। अंदर हमने क्या डाला, इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिया, NaCl, ठीक। तो ये क्या है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, तो हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला। अब इसके बाद जब ये बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पर करंट पास हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट के फ्लो होने से क्या होगा, ये Na जो है ये टूटेगा और Cl ये ब्रेक हो जाएगा। ये जो NaCl कंप्लीट आपके पास है ना, सोडियम क्लोराइड, ये ब्रेक होगा और ये क्या हो जाएगा, ये Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। अब Na पर प्लस चार्ज होता है, Cl पर, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्लस वाला नेगेटिव के साथ जाके लगेगा, नेगेटिव वाला प्लस पॉजिटिव के साथ जाके लगेगा, ठीक। तो ये क्या होगा, जब सोडियम क्लोराइड ब्रेक होगा Na और Cl में, तो ये क्या होगा कि यहाँ से ये सोडियम जो है ना ये आयन बनकर यहाँ पर चिपक जाएगा, ठीक। ये आयन बनकर यहाँ पर चिपक जाएगा और जो क्लोरीन है वो इधर जाएगा और इधर से क्या होगा, एनोड की तरफ जाएगा, और क्लोरीन गैस है तो फिर ये क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक।
इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, ये माइकल फैराडे ने यही बताया था कि जब आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर डालोगे तो वो क्या होगा, वो आयंस में ब्रेक होगा, ये टूटा और टूट कर पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो ये सोडियम क्या है, ये आयन बनकर यहाँ से पर चिपक गया, क्लोरीन यहाँ पर चला गया एनोड की तरफ और फिर एनोड से ये बाहर निकल गया। ठीक, अब माइकल फैराडे ने बताया था कि कोई चीज इसके साथ लग रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, कि कितना सोडियम डिपॉजिट होगा, कितना क्लोरीन जो है लिबरेट होगा, यही बताया था माइकल फैराडे ने कि कोई सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा और कितना लिबरेट होगा, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट पे। जितना आप इस पे करंट दोगे, ये जो भी आपने सेल लगाया होगा, ये जितना वोल्ट का होगा, यानी कि जितना करंट इस पे आएगा उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होगा। जैसे ये सेल है आपके पास, ये जो है पेंसिल सेल जिसे कहते हैं, ठीक, तो ये होता है 1.5 वोल्ट का। अगर आप इसको लगाओगे ना तो इससे कम करंट पास होगा, तो फिर क्या होगा, कम सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होगा। इसी तरह हमारे पास अभी जो है हम ये बैटरी यूज करेंगे, ये बैटरी जो होती है वो 9 वोल्ट की होती है। तो अगर 1.5 वोल्ट और 9 वोल्ट इन दोनों में डिफरेंस है, 9 वोल्ट का अगर आप ये सेल लगाओगे तो फिर करंट ज्यादा देगा, वो जब ज्यादा देगा तो क्या होगा, सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट भी ज्यादा होंगे। ठीक है, जितना, तो माइकल फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में यही बताया कि कोई सब्सटेंस जो है कितना डिपॉजिट होगा, कितना लिबरेट होगा, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट पे। तो करंट, तो ये क्लियर हुआ, अब समझ आया। अब देखो, अगर हम इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को देख लें तो वेट जो है W का मतलब है मास या वेट ऑफ सब्सटेंस जो आपने इसके अंदर डाला है। ठीक है, तो W क्या कर रहा है, शो वेट ऑफ सब्सटेंस को, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि वेट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो भी आपका, वो क्या है, करंट, एक इसको शो कर रहा है करंट को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी कि आपने जितना करंट उसको दिया उतना सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा। और T क्या है, टाइम को शो कर रहा है कि कितने टाइम के लिए आपने दिया। तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, W जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनटू T के। फिर उसके बाद हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम हटा देते हैं साइन, और जब इज इक्वल टू का साइन आता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। जब प्रोपोर्शनलिटी का या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह क्या लिखा है, Z लिखा है। ठीक है, Z डाला, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इज इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, हमने Z लगा दिया और A इंटू T एज इट इज आ गया। तो ये क्या हो गया, ZAT। अब देखो W किसको कहते हैं, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ, W इज इक्वल टू ZA और T है ना, ये आपके पास है। तो W यहाँ पे किसे शो कर रहा है, वेट को। ठीक है, इसके अलावा अमाउंट, मास को भी शो कर रहा है। आप इसे वेट कह दो, आप इसे मास कह दो, या फिर इसको कह दो अमाउंट। हम पढ़ते हैं ना, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, तो वेट कह दो, मास कह दो या अमाउंट कह दो, एक ही मतलब है। फिर इसके बाद है Z, तो Z किसे शो कर रहा है, Z क्या है, ये रहा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और A क्या है, करंट, T क्या है, टाइम। ठीक, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें आपसे फॉर्मूले के यूनिट पूछे जाते हैं, वैसे आपके इसमें न्यूमेरिकल है नहीं, फिर भी हम समझ लेते हैं कि वेट, मास या अमाउंट जो है इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम। ठीक है, फिर इसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z जो है इसका जो है यूनिट क्या होता है, ग्राम पर कूलम। ठीक, अच्छा, A जो है वो करंट को शो करता है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और T जो है टाइम को शो करता है, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। ठीक, तो आपसे वैसे ये पूछे नहीं जाएंगे यूनिट्स, ये जो हम यूनिट्स यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में कहते हैं। आपने फिलहाल यहाँ तक समझ लेना है कि W क्या है हमारे पास, वेट है या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, W हमारे पास वेट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और A करंट है, T टाइम है। ठीक, तो फैराडे ने अपने पहले लॉ में क्या बताया कि कोई सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा या कितना लिबरेट होगा। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, करंट पर। तो करंट जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। ठीक है, कि कितना डिपॉजिट कितना लिबरेट हो रहा है, जितना आप करंट दोगे उतना डिपॉजिट और लिबरेट होगा। अच्छा, इसको हम अभी प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ठीक है, तो हम इसमें प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमने सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इसके अंदर डाला है, इस बीकर के अंदर हमारे पास सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस बीकर में सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, और उसके बाद हमने क्या किया, दो जो है
ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो इसमें एक कैथोड है, एक एनोड है, और इसे हम सेल के साथ कनेक्ट करेंगे। जब हम इसे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो होगा क्या, ये जो है Na जो है कैथोड की तरफ आ जाएगा, क्लोरीन जो है एनोड की तरफ आ जाएगा। जो हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिकल हम कर रहे थे, वो प्रैक्टिकली जो हम समझ रहे थे, वो जो आप कह रहे थे ना मिस बबल्स बन रहे हैं, वो बेसिकली यही था। वो क्या था कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में से ये Na अलग होकर क्लोरीन अलग होकर बबल्स की फॉर्म में यहाँ पर आकर जो है लग जाएगा, Na जहाँ पर आ जाएगा कैथोड पर और क्लोरीन जो है एनोड पर आ जाएगा, ठीक। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। बबल्स बनना शुरू हुए हैं, इस साइड पे दोनों व्हाइट व्हाइट बबल्स नजर आ रहे हैं। ये क्या है, ये आप लोग करीब आकर देखोगे ना तो इस साइड पर दोनों साइड पर ना बबल्स बनना शुरू होंगे। इसको अगर आप इस तरह से करके भी देखो ना तो नीचे से आपको नजर आ रहे होंगे बबल्स बबल्स बबल्स। तो ये बबल्स बेसिकली क्या है, यहाँ पर सोडियम जो है अलग हो गया क्लोरीन, ये क्या है, ये सोडियम यहाँ पर आकर लगा, ठीक है, और क्लोरीन इस पर लगकर ये हो जाएगा, ये डिपॉजिट हो गया सोडियम, और क्लोरीन जो है लिबरेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। और ये डिपेंड करता है ये जितने वोल्ट का आप सेल लगाओगे। अगर इससे बड़ा आप लगाते हो, यूपीएस की बैटरी लगा रहे हो, तो जितनी ज्यादा वोल्ट की बैटरी होगी तो उतना ज्यादा करंट डिपॉजिट और लिबरेट होगा। बाकी जिनको नहीं नजर आना आप वो करीब आकर देख लें। अब आप जाओ बाकी करीब आकर देख लो एक दफा, जिनको नजर नहीं आ रहा। इस पर पूरे पे लग जाएगा, इस पूरे पे बबल्स आ जाएंगे, इस आयरन के रोड पे पूरे पे बबल्स आएंगे दोनों साइड पर। तो जो सोडियम है वो यहीं रहेगा और क्लोरीन बाहर चला गया, लिबरेट हो गया। और सोडियम की वजह से ही ये देखो इसमें एक जो है एक रोड जो है बिल्कुल जो है साफ है, दूसरा पूरा जंग में लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये तो सोडियम यहीं पर रहा, क्लोरीन डिपॉजिट हो गया और इस पे बबल्स नजर आ रहे हैं, इस पे भी, ठीक है। तो ये भी जो है इसकी वजह से, और इसको जितनी देर तक आप रखोगे ना इससे बबल्स सही से और हो जाएंगे।